हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का साथ देगा चाइना। दावेदारी को लेकर क्या दिया उसने बयान। दोस्तों, उधर गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। AK-47 और बम बनाने की ट्रेनिंग, 8 बार किया ब्लास्ट का टेस्ट। जैश के नए आतंकी मॉड्यूल का हुआ बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, 3 साल से चल रही थी इनकी तैयारियां जानकर दंग रह जाएंगे आप। तो वहीं आपको बताएंगे ईरानी मदद वाली इराकी मिलिशिया ने ट्रंप पर रख दिए $10 लाख का इनाम। कहा जो भी ट्रंप को मारेगा उसको ये राशि दी जाएगी। वहीं आपको बताएंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में पड़ गई दीवार। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नहीं दिया मिलने का समय, इजरायली पीएम ने रद्द कर दी वॉशिंगटन की यात्रा। बताएंगे क्या चल रहा है आखिरकार इन दोनों के बीच और क्या हो सकती है इस नफरत की वजह है। दोस्तों, उधर जापान ने भारत को लेकर क्यों कहा कि भारत बड़ा ही लापरवाह है, वादे पूरे नहीं करता। बताएंगे किस बात पर ऐसा कहा जापान ने दोस्तों भारत को लेकर। उधर फाइनली कौन बना ब्रिटिश का नया प्रधानमंत्री, किसको ये पद मिला है और किस पार्टी के है ये नेता। दोस्तों, एक से एक बड़ी से बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले चाहते हैं कि पीओके भारत को मिलना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के दावे पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन ने अपने समर्थन पर स्थिति साफ न करते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे पर गौर कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने गुरुवार को भारत की 2028-29 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी सीट पर दावेदारी से जुड़ा सवाल किया था। इस पर उन्होंने कोई बात साफ न करते हुए कहा कि भारत की दावेदारी से जुड़ी खबरों पर बीजिंग ध्यान दे रहा है। भारत के लिए चीन का रुख अहम है क्योंकि बीजिंग की ओर से ही दिल्ली की राह में अड़ंगा डाला जाता रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने सोमवार को यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत की है। जयशंकर जी ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन के प्रति भारत का नजरिया नियमों, भरोसे और ईमानदारी के जरिए सर्वांगीण विकास यानी शांति पर आधारित है। दोस्तों, यूएनएससी के 2028-29 कार्यकाल के लिए चुनाव अगले साल जून में होंगे। भारत और ताजिकिस्तान एशिया प्रशांत समूह श्रेणी की सीट के लिए मुकाबला करेंगे। इस पर जून 2027 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान होगा। भारत के पक्ष में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई पश्चिमी देश हैं। वहीं ताजिकिस्तान को 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का समर्थन मिलता दिख रहा है। दोस्तों, जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की है। निर्वाचित होने पर भारत वर्ष 2028 से 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। भारत अब तक 8 बार अस्थायी मेंबर रह चुका है। दोस्तों, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और वीटो अधिकार वाले देशों में शामिल है, लेकिन उसने अब तक सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी यानी परमानेंट सदस्यता का खुलकर समर्थन नहीं किया है। दूसरी ओर अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन कई बार कर चुके हैं, यानी बड़े बड़े देशों ने भारत की इस सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन किया है, लेकिन चीन ने आज तक भी इस पर चुप्पी साधे रखी है। दोस्तों, अब ऐसे में अगले साल जून में पता चलेगा दोस्तों कौन जीता है, क्योंकि भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होने वाला है। भारत जो है वो लंबे समय से कहता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मौजूदा ढांचा करीब 80 साल पुराना है और आज की वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप इसमें इम्प्रूवमेंट्स की यानी सुधार की काफी आवश्यकता है। भारत का मानना है कि विकासशील देशों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वैश्विक फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने भी कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों के दौरान सुरक्षा परिषद प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाई है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थाओं में सुधार समय की आवश्यकता है। दोस्तों, वैसे भी चीन से भारत को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि चीन इस मामले में भारत को समर्थन दे रही है तो असंभव सा लगता दिखाई दे रहा है। ये तभी संभव है जिस दिन सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से उगेगा, यानी कि दोस्तों चीन चाह कर भी ऐसा समर्थन नहीं कर सकता भारत का, क्योंकि उसको पता है कि एशिया में अगर कोई देश है जो उसको कड़ी चुनौती दे सकता है तो वो मात्र भारत ही है, और वो भारत को अमेरिका के बाद अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। दोस्तों, और यही कारण है कि भारत के पड़ोसियों को हमेशा से वो साधने का प्रयास करता है, उनको अपने पाले में रखने का प्रयास करता है ताकि वो भारत पर दबाव बना
सके। ऐसे में लगता है आपको कि क्या कभी चाइना इस मामले में परमानेंट सदस्यता के मामले में भारत का समर्थन कर देगा? क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, एक सेकंड भी नहीं लगना। इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार सभी आरोपी आईईडी बनाना सीख रहे थे, राज्य में विस्फोट की साजिश रचने की तैयारी कर रहे थे। एटीएस का कहना है कि आरोपियों ने विस्फोटक तैयार करने के लिए जरूरी सामग्रियां ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों से खरीदी थी। पिछले 3 वर्षों में 8 बार विस्फोट का टेस्ट भी करने का प्रयास किया दोस्तों। एटीएस डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद अमीन शेरा से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां हाथ लगी। पूछताछ में सामने आया कि वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक और समूह भी विस्फोट की तैयारी में जुटा था। इसी इनपुट के आधार पर 15 जुलाई को गुजरात के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अहमदाबाद निवासी बिलाल शेरा, पाटन निवासी मोहम्मद अयूब कड़ीवाल, मोहम्मद अयूब भाई सुनसारा, बनास कांठा निवासी शफी रईस मुखी और मोहम्मद हसन हनीफ भाई करदिया शामिल हैं। सभी 5 आरोपियों को 8 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेज दिया है दोस्तों। ये सारे के सारे ऑनलाइन सीख रहे थे बम कैसे बनाते हैं, बम बनाने की तकनीक को सीख रहे थे। आरोपियों ने आईईडी तैयार करने और टाइमर आधारित विस्फोट करने के तरीके सीखने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से जानकारी जुटाई और स्थानीय बाजार से पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल समेत विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां खरीदी थी। ये सारे बड़े खुलासे हुए दोस्तों। यूं ही नहीं, ये लोग जैश के नए आतंकी मॉड्यूल थे जो कि AK-47 और बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग ले रहे थे दोस्तों। 8 बार इन्होंने ब्लास्ट टेस्ट किया है इन 3 सालों में। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? हालांकि समय रहते इनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरानी मदद वाली इराकी मिलिशिया ने ट्रंप पर $10 लाख का रखा इनाम। कहा जो कोई भी ट्रंप को मारकर लाएगा उसको ये सारे के सारे डॉलर दे दिए जाएंगे। इस संगठन ने दान लेकर यूएस राष्ट्रपति के सिर पर रखा इनाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सिर के ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है दोस्तों। इराक के सैन्य संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंट इन इराक ने घोषणा किया है कि इस संगठन की तरफ से उस व्यक्ति या संगठन को $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा जो भी व्यक्ति या संगठन ट्रंप की हत्या करेगा। बता दें कि इस सैन्य संगठन को ईरान की इस्लामिक सरकार का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के साथ युद्ध के दौरान इस संगठन ने भी यूएस ठिकानों पर बमबारी की थी दोस्तों। ईरानी टीवी के मुताबिक इराक के इस उग्रवादी संगठन ने लोगों से चंदा मांग कर $10 मिलियन एकत्र किए हैं। इसी धनराशि को उसने ट्रंप के सिर पर इनाम रखा है। संगठन की तरफ से बताया गया है कि उसने अपने नेता की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा किया है। संगठन के नेता अबू मेहदी अल मुहंदिस ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर जनरल काजिम सुलेमानी के साथ अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ईरान ने 0 ओवर की धमकी दे डाली है। किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप दोस्तों। क्या खाड़ी में होगा भीषण युद्ध? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले दिनों में इजराइल को ईरान पर बहुत बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका आने वाले दिनों में इजराइल को दर्जनों रिफ्यूलिंग प्लेन भेज रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। रिपोर्ट में वरिष्ठ अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का हवाला दिया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर दिखाए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिकी इस इलाके के समंदर में सेंटकॉम की नौसैनिक इकाइयों के खिलाफ ईरान की सेना के ऑपरेशन के 0 ओवर यानी महत्वपूर्ण समय के और करीब आ रहे हैं। चेतावनियां देते हुए बयान का अंत इन शब्दों के साथ हुआ, इंतजार करें और देखें। यही लास्ट लाइन थी दोस्तों। हमले की तैयारी के लिए अमेरिका इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से रिफ्यूलिंग विमानों का संचालन करेगा। अमेरिका अपने रिफ्यूलिंग विमान इजराइल भेजेगा। अभी उसके पास इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लगभग 30 सैन्य रिफ्यूलिंग विमान है और इतनी ही संख्या में विमान रेमन एयरपोर्ट पर भी मौजूद है, जो देश के
के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। अमेरिका बेन गुरियन से अपने रिफ्यूलिंग प्लेन ऑपरेट करेगा क्योंकि इस इलाके के दूसरे एयरबेस पर ईरान के हमले का खतरा ज्यादा है और वे अमेरिकी प्लेन के लिए कम सुरक्षित होंगे। फिलहाल ईरान इजराइल पर हमला करने से हिचकिचा रहा है क्योंकि इससे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप की व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम मीटिंग। ट्रंप ने मंगलवार रात हाउस सिचुएशन रूम में एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें सीनियर अधिकारियों ने कई मिलिट्री विकल्पों पर चर्चा की, जैसे कि ईरान ने पावर प्लांट पर हमला करना और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले करके उसके यूरेनियम को जमीन के नीचे और दबा देना। दोस्तों, इससे पहले कल दिन में अमेरिका ने कैसे ईरान को दिलाई छड़ी की याद, कैसे उसके सैन्य ठिकानों के बाद पुल और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को कर दिया तबाह। बता दें आखिर क्यों ईरान के पावर प्लांट्स पुल को उड़ा रहे हैं ट्रंप। बदले में कतर को प्यासा मारने की तैयारी में तेहरान। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि यदि अमेरिका का लक्ष्य केवल ईरानी सेना और उसकी मिसाइली क्षमता को कमजोर करना है तो फिर इजरायली संयंत्रों, पुलों, रेलवे नेटवर्क और जल संशोधन संयंत्रों जैसे नागरिक ढांचों पर लगातार हमले क्यों किए जा रहे हैं। अमेरिका इन हमलों को सैन्य आवश्यकता बताता रहा है, जबकि ईरान का आरोप है कि ये उसकी नागरिक सुविधाओं को तबाह कर बातचीत के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने रूस द्वारा यूक्रेन के पावर ग्रिड, पुलों और अन्य नागरिक ढांचों पर किए गए हमलों की तीखी आलोचना की थी। वॉशिंगटन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन बताया था। बाद में इसी युद्ध से जुड़े आरोपों के आधार पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। अब आलोचक सवाल ये उठा रहे हैं कि वहीं अमेरिका पिछले कुछ दिनों से ईरान के ऊर्जा ढांचों, पुलों और अन्य नागरिक परिसंपत्तियों पर हमले क्यों कर रहा है। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है क्या वाकई में ट्रंप नेतन्याहू में दरार पड़ चुकी है। क्यों अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नहीं दिया मिलने का समय तो उधर इजरायली पीएम ने रद्द कर दिया वॉशिंगटन की यात्रा। बता दें मिडल ईस्ट में दोबारा शुरू जंग के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में दरार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 2 हफ्तों तक कोशिश करने के बाद भी नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने का समय नहीं दिया गया। इसके बाद नेतन्याहू ने अगले हफ्ते होने वाले अपने अमेरिकी दौरे को रद्द कर दिया। 1.5 साल पहले ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से नेतन्याहू 6 बार ओवल ऑफिस आ चुके हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे नेता से कहीं ज्यादा है। इनमें से हर मीटिंग कुछ घंटों या दिनों के अंदर तय हो गई थी। इस बार नेतन्याहू 2 हफ्ते से ज्यादा समय से अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में एक्सियोस को बताया था कि नेतन्याहू ने उन्हें 250वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए फोन किया था और व्हाइट हाउस में उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। वहीं उधर दोस्तों गाजा के अंदर जनाजे पर इजरायली सेना का बहुत बड़ा अटैक, 7 की मौत जिसकी अर्थी उठी थी वो भी नेतन्याहू के बम से मरा था। दोस्तों गाजा पट्टी में एक जनाजे यानी अंतिम संस्कार के दौरान इस इजरायली हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल हो गए। ये जानकारी एक स्थानीय अस्पताल ने दी है। घटना के संबंध में इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नुसैरात शरणार्थी शिविर स्थित अल अवदा अस्पताल ने हताहतों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया है कि हमला उस समय हुआ जब लोग शुक्रवार को पहले हुए एक अन्य इजरायली हमले में मारे गए एक फलस्तीनी के अंतिम संस्कार में शामिल थे। इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर में 2 साल से जारी संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से युद्ध विराम समझौता हुआ था। हालांकि बड़े पैमाने की लड़ाई में कमी आई है, लेकिन हिंसा पूरी तरीके से थमी नहीं है। दोस्तों उधर बता दें न्यूयॉर्क से जानकारी सामने आ रही है। मेयर ममदानी के बिगड़े बोल, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की तुलना सीधे नेल्सन मंडेला से कर डाली। जी हां, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी अपने एक बेहद विवादित बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ चुके हैं। न्यूयॉर्क सिटी टाउन हॉल में आयोजित नेल्सन मंडेला ग्लोबल लीडरशिप फोरम के दौरान मेयर ममदानी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत और अमेरिका दोनों जगह राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भूचाल ला दिया है। मेयर ममदानी ने अपने आधिकारिक संबोधन में दक्षिण अफ्रीका के महान रंग भेद विरोधी क्रांतिकारियों और पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तुलना दिल्ली दंगा मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम बोले तो UAPA के तहत जेल में बंद आरोपी उमर खालिद से कर दी। उनके इस बयान के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मंडेला की विरासत का अपमान बताया है। फोरम को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ने शुरुआत में मानवाधिकारों और न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला की विरासत आज भी दुनिया भर में न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों
के लिए होने वाले आंदोलनों में जीवित है। इसके बाद उन्होंने सीधे उमर खालिद का नाम लेते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि समय बीतने के बाद कई लोग अन्याय का विरोध करने का बड़ा बड़ा दावा करते रहते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति या नेता की वास्तविक प्रतिबद्धता का आकलन इस बात से होता है कि वो कठिन समय में किस पक्ष के साथ खड़ा रहता है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां आखिर जापान ने ऐसा क्यों कहा कि भारत जो है वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह और कभी वादे पूरे नहीं करता। जी हां, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर भड़के जापान के पूर्व मंत्री, भारत पर निकाली भड़ास। दोस्तों, जापान के पूर्व मंत्री ने भारत के सिर पर लेट का ठीकरा फोड़ा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए उठाया जिम्मेदार सुप्रिया श्रीनेत का रील मंत्री वाला तंज। दोस्तों, दरअसल बता दें, जापान के पूर्व मंत्री ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में आने वाली देरी को लेकर भारत पर लापरवाह और वादे पूरे न करने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शिनकानसेन तकनीक पर जापान के पूर्व मंत्री हिंदेकी माकीहारा ने कहा कि मैं खुद भारत में शिनकानसेन प्रोजेक्ट में जुड़ा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा खटकी वो थी भारतीय पक्ष की बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। जी हाँ, जापान के पूर्व मंत्री यूरोपीय सिग्नलिंग सिस्टम ट्रेन सेट खरीदने और तकनीकी ट्रांसफर को लेकर भारत पर भड़के हैं। भारत ने जापान के बजाय यूरोप से सिग्नलिंग सिस्टम खरीदने का फैसला किया है, जबकि ट्रेन सेट खुद बनाने का फैसला किया है। जी हां, जापान के पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे चाहे कुछ भी हो जाए अपने वादे पूरे नहीं करते। अगर वे कोई वादा पूरा करते भी हैं तो तुरंत उससे मुकर जाते हैं। वे आखिर तक सिर्फ अपने फायदे की बात करते रहते हैं। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था। जब सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा रवैया हो तो कोई ढंग की बातचीत हो ही नहीं सकती। उसने आगे लिखा कि उन सभी जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया, मुझे ये कहना ही होगा, मुझे 100% यकीन है कि इस प्रोजेक्ट के आगे ना बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है। प्रधानमंत्री ताकाइची के दौरे से भी कोई नतीजा नहीं निकला। भारत शिनकानसेन प्रोजेक्ट फेल। सुरक्षा के लिए अहम सिग्नल सिस्टम से जापान को बाहर रखा गया। दोस्तों, उधर आपको बता दें, एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए। दोस्तों, सोमवार को संभालेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के लेबर पार्टी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि एंडी बर्नहम को पार्टी का नया नेता चुन लिया गया है। बर्नहम, जो पहले ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं, सोमवार को प्रधानमंत्री पद संभालने वाले हैं। ये कीर स्टारमर के औपचारिक रूप से पद छोड़ने के बाद तय प्रक्रिया के तहत होगा। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश की पढ़ाई की है। बर्नहम पहली बार 2001 में सांसद चुने गए थे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की लेबर सरकार के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। लंदन के मध्य इलाके में ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के मुख्यालय में बोलते हुए ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने बताया कि बर्नहम को लेबर पार्टी के 379 सांसदों का समर्थन मिला है। वे तय संख्या तक पहुंचने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे, इसलिए पार्टी के सदस्यों के बीच वोटिंग कराए बिना ही उन्हें नेता घोषित कर दिया गया। बर्नहम ने मेकरफील्ड उपचुनाव जीतकर दोबारा संसद में वापसी की थी। इस चुनाव का नतीजा 19 जून को घोषित हुआ था। दोस्तों, समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार स्टारमर ने 22 जून को लेबर नेता पद के से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नए नेता के चुने जाने तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। अपने भाषण में बर्नहम ने करीब एक दशक पहले की स्टारमर के साथ किए गए काम को याद किया। उन्होंने बताया कि दूसरे हिल्सबोरो जांच के बाद हिल्सबोरो कानून का शुरुआती मसौदा तैयार करने में दोनों ने साथ काम किया था, जिसमें स्टारमर की कानूनी विशेषज्ञता का फायदा मिला था। एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के ऐसे नए नेता चुने गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको कांग्रेचुलेट आप लोग अवश्य करिएगा। दोस्तों, उधर आपको बता दें, सऊदी को बचा नहीं पाया, अब कुवैत पर पाकिस्तान ने डाले डोरे। डिफेंस डील की बहुत बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के रक्षा समझौता होने के बावजूद ईरान समर्थित हमलों को नहीं रोक पाने वाले पाकिस्तान ने अब कुवैत के साथ भी बड़े रक्षा समझौते की तैयारी शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और कुवैत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश को लेकर शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसका रक्षा समझौता सऊदी अरब जैसा हो। इसमें पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती, लड़ाकू विमान, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सैन्य सुविधाएं शामिल करने की मांग की गई है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने साफ किया है कि फिलहाल लड़ाकू सैनिक भेजने पर कोई सहमति नहीं बनी है। ये घटनाक्रम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पारस्परिक रक्षा सहयोग का समझौता हो चुका था। हालांकि हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर से किसी सैन्य प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में अब कुवैत के साथ
प्रस्तावित रक्षा समझौते की व्यवहारिता और प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जंग में दो तरह के देश होते हैं, एक जो वो हथियार उठाते हैं, दूसरे वो जो बातचीत की मेज सजाते हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा लड़ाई में कतर, ओमान और पाकिस्तान ऐसे ही देश थे जो अमेरिका और ईरान के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें बदलती दिखाई दे रही है। कतर पर मिसाइलें गिर रही हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब को लेकर अब खुलकर ईरान को चेताने लगा है। मध्यस्थ के मोर्चे पर ओमान की भूमिका भी कमजोर पड़ने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान सिर्फ अपने दुश्मनों से लड़ रहा है या फिर वो उन देशों को भी खुद से यानी अपने आप से दूर कर रहा है जो अब तक उसके लिए सबसे अहम कूटनीतिक पुल बने हुए थे। ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, अब पीओके के अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या हालात है पीओके में? दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा संकट से घिरा हुआ है। बावजूद इसके वो अपनी खुराफातों से बाज नहीं आ रहा। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए खतरनाक और नापाक दाव खेल दिया है। बलूचिस्तान में आजादी की गूंज और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भड़की विद्रोह की आग के बीच शहबाज सरकार ने विवादास्पद कदम उठाते हुए अब गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने का प्लान बना लिया है। दोस्तों ये कदम हाल ही में हुए उन चुनावों के बाद उठाया गया है जिनमें धांधली का गंभीर आरोप लगे थे और बिलावल भुट्टो को पीपीपी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएमएलएन से मिलकर बंदर बांट वाली गठबंधन सरकार बनाई है। बड़ी बात यह है कि यह इलाका विवादित क्षेत्र में आता है और वहां की विधानसभा ने संवैधानिक मान्यता की मांग करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में संघीय सरकार से संविधान में संशोधन करने, गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांतीय दर्जा देने और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट में इसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस प्रस्ताव को अब पाकिस्तान की संसद के पास भेजा जाएगा। अगर संसद संविधान संशोधन को मंजूरी देती है तो गिलगित बाल्टिस्तान को औपचारिक रूप से पाकिस्तान का प्रांत बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी दोस्तों। वहीं जहां एक तरफ सिंधु जल संधि पर भारत को फंसाने चला था पाकिस्तान, अब कोर्ट में हमारी ही फीस भर रहा है वो। जी हां, सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। ये विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस अंतर्राष्ट्रीय अदालत की कार्यवाही का भारत लंबे समय से बहिष्कार कर रहा है, उसकी सुनवाई चलती रहे, इसके लिए पाकिस्तान को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स में इससे जुड़ी रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को न सिर्फ अपना बल्कि भारत का खर्च भी उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम $6 लाख यानी करीब 5 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा है दोस्तों। पाकिस्तानी मुद्रा में ये करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? भारत कोर्ट क्यों नहीं जा रहा और पाकिस्तान को भारत का खर्च क्यों भरना पड़ रहा है? तो आपको बता दें, 2023 से ही भारत ने पीसीए की कार्रवाई में हिस्सा लेना बंद कर रखा है। भारत का साफ साफ कहना है कि यह अदालत इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखती और इसकी कार्रवाई वैध नहीं है। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को भी स्थगित करने का फैसला किया। इसके साथ ही भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रक्रिया से भी दूरी बना ली, यानी भारत का रुख साफ है कि वो फिलहाल इन अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में शामिल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऐसे में इस मामले पर सुनवाई जारी रहे, इसी वजह से पाकिस्तान को भारत का भी खर्च उठाना पड़ रहा है अपने साथ साथ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस मामले में भारत ने क्लियरली कहा हुआ है कि तुम्हारे इस काम से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वहीं आपको बता दें, भारत और जापान के संयुक्त बयान से पाकिस्तान को लगी तगड़ी मिर्ची। इंडिया ने फिर किया कड़ा पलटवार दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने हालिया भारत जापान संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के उल्लेख पर पाकिस्तान की आपत्तियों को शुक्रवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये दस्तावेज अपने आप में स्पष्ट है और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर दोनों देशों, बोले तो भारत और जापान के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच हुई वार्ता के बाद जारी भारत जापान संयुक्त बयान में सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से होने वाला आतंकवाद का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का हवाला दिए जाने पर पाकिस्तान ने जापान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य में कई ऐसे मुद्दों का उल्लेख है जो द्विपक्षीय प्रकृति के हैं। साथ ही ऐसे विषय भी शामिल है जिन पर हमारा एक निश्चित दृष्टिकोण है। पाकिस्तान की आपत्ति के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा संयुक्त वक्तव्य अपने आप में ही क्लियर है। दोस्तों, भारत जापान संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने सभी तरह और हिंसक चरमपंथा की कड़ी निंदा किया, जिसमें पाकिस्तान से होने वाला सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। वहीं आपको बता दें, मानसून सत्र में अब नहीं आएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। सरकार का फोकस रहेगा महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर। दोस्तों, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं आएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए
लिए अभी टाइम है, क्योंकि इसका टारगेट 2029 का चुनाव है और इसमें 3 साल का वक्त भी है। फिलहाल सरकार का फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर है। डिलिमिटेशन बिल इस सत्र में आएगा या नहीं, इस बारे में अगले 1-2 दिन में स्थिति और ज्यादा साफ हो जाएगी। संसद के मॉनसून सेशन को लेकर शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह जी के अलावा अमित शाह जी, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, जेडीयू नेता ललन सिंह, टीडीपी नेता राम मोहन नायडू और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी शामिल हुए। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विपक्षी पार्टियों में से भी कई दल बिल के पक्ष में रहेंगे और कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन मामलों में आपकी क्या है राय, जरूर निजी तौर पर कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। दोस्तों लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।